हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। तो आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा डियर कि हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में बातें स्टार्ट कर दी थी और लगभग 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां हम लोगों ने हासिल करी। आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है डियर कि जब हम लोग फ्रिक्शन को इंक्लाइन प्लेन पे थोड़ा सा स्टडी करें और जाने कि इंक्लाइन प्लेन पे होता क्या क्या है डियर। ओके, तो चलिए आइए और हम लोग थोड़ा सा बात जान लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन एक्चुअली होता कैसे है। ये जब कोई भी प्लेन क्या होता है डियर, हॉरिजेंटल से कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइन होता है, तो इस तरह का जो प्लेन होता है डियर इंक्लाइन प्लेन होता है। कोई बड़ी बात नहीं है डियर। ये अगर थीटा होता है और यहां पर अगर हम लोग कोई ब्लॉक रख देते हैं, यहां पर अगर हम लोग कोई m मास का ब्लॉक रख दें डियर, m मास का अगर हम लोग कोई ब्लॉक रख दें और सपोज करिए कि इसके पास जो टेंडेंसी है, इसके पास जो मूव करने की टेंडेंसी है वो इधर को है, किधर? इधर है। तो ऐसी केस में क्या होता है, अगर इसके पास मूविंग टेंडेंसी इधर को है डियर, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगता है, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा डियर वो इधर को करेगा। बोलिए हाँ या ना? पक्का? इतनी तो बातें अपन कह सकते हैं। और इंक्लाइंड में एनएलएम के पहले या दूसरे लेक्चर में ही हम लोग ये बातें जान जाते हैं कि अगर कोई भी ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो उस पे एमजी सीधा नीचे काम कर रहा होता है। बिल्कुल बड़ा हम लोग देखेंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए। एमजी नीचे लग रहा होता है डियर, तो यहां पे क्या लग रहा होता है, अगर ये एंगल थीटा होता है तो इतना तो अब आपको यार पता हो गया होगा कि ये भी एंगल आपका थीटा होता है। ओके, अगर ये mg होता है डियर तो ये क्या होता है, mg cos थीटा होता है। क्या होता है? mg cos थीटा होता है। ओके, और इसका कोई भी प्लेन हो वो परपेंडिकुलरली ये प्लेन जो होगा इस वाले पे, इस बॉडी पे नॉर्मल लगा रहा होगा। बोलिए हाँ ना? ये बॉडी इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा और ये जो नॉर्मल होता है डियर, ये नॉर्मल हम लोग n से या n बराबर यहां पे क्या होगा, चलो ठीक है, इसको हम लोग n बोलते हैं, अभी बाद में बात करते हैं उसकी। ओके, अगर ये बात आपने कर ली डियर तो यहां पे भी आगे की तरफ एक फोर्स लगने की टेंडेंसी कह लीजिए या लग रहा होगा, वो क्या होगा डियर? वो होगा mg का साइन थीटा। मेरे ख्याल से दिस इज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंक्लाइन प्लेन, जो कि हर स्टूडेंट को आता ही आता है डियर मेरे ख्याल से। ओके, और आपको भी आता होगा अगर आप 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी वीडियोज आप फॉलो करते हुए आज अगर एनएलएम के वीडियो नंबर 7 पे अगर आप पहुंचे हैं, तो एनएलएम के अगर वीडियो नंबर 7 पे पहुंचे तो इतनी तो इंफॉर्मेशन आपको होगी ही होगी। लेकिन बात यह है कि आज फ्रिक्शन चल रहा है, तो जैसे ही इंक्लाइन प्लेन की बात आती है डियर, चलिए कुछ ऐसे टर्म होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म डियर आपका आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डियर अब हम लोग यहां से जानेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं। सपोज करिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि ये जो प्लेन है इसको हम लोग बिल्कुल नॉर्मल पे ले आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं कि सपोज करिए कि ये क्या है, ये एक प्लेन है और इस प्लेन पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डियर, इस प्लेन पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहां से हम आपको ये बताएं कि नीचे क्या काम कर रहा, वो सारी बातें आपको पता है। नीचे mg लग रहा होता है और ऊपर क्या लग रहा होता है डियर? ऊपर नॉर्मल लग रहा होता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। फ्रिक्शन आपका किधर काम कर रहा होता है डियर? फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। अरे भाई, अगर इसके पास टेंडेंसी इधर चलने की है, if this block have a tendency to moving this side, then the friction force will act toward this side। ओके, अगर इधर Fs चल रहा है तो याद करो वो दिन जब हम लोग वेक्टर पे बात कर रहे थे। वेक्टर पे जब भी हम लोग बात करते हैं, अगर एक फोर्स यहां पे लग रहा होता है, एक फोर्स यहां पे लग रहा होता है, तो डियर इसका रिजल्टेंट कहां पे आता है? इसका रिजल्टेंट बीच में आता है। यानी यहां पे आपका F नेट लग रहा होगा, ये आप कह सकते हैं। इस बॉडी पे जो F नेट काम कर रहा होगा वो इधर काम कर रहा होगा। बताइए हाँ या ना? पक्का? तो बस आपको पता चल गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। नॉर्मल और F नेट, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल और F नेट के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है।
पक्का? यस। नॉर्मल और एफ नेट के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। फिर से, नॉर्मल और एफ नेट के बीच का एंगल ही क्या कहलाता है डियर? क्या कहलाता है? फ्रिक्शन, है ना? क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ओके, ये बात अगर आपको पता चल गई हो डियर, तो चलिए फटाफट से हम लोग थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। आपको ये पता होगा डियर क्या कि एफ एस इज इक्वल टू क्या? सपोज करिए कि ये पार्ट अपना क्या है? ये पार्ट अपना एफ एस है। क्या है? ये पार्ट अपना क्या है डियर? ये पार्ट अपना एफ एस है, और ये वाला पार्ट जो है, ये नॉर्मल वाला क्या है? ये नॉर्मल है। इतनी बात तो क्लियर होगी आपको डियर, पक्का? चलिए आइए, एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है डियर? एफ एस इज इक्वल टू होता है म्यू एन। क्या होता है? एफ एस इज इक्वल टू होता है म्यू एन। और आप हमें बता दीजिए डियर, एफ इज इक्वल टू अगर म्यू एन होता है और एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन तो नॉर्मल ही है ना मेरे भाई। एन क्या है? एन तो नॉर्मल है यार। एन क्या है? एन नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अगर हम यहां से डियर, अगर हम यहां से tan थीटा की बात करें, अगर हम यहां से tan थीटा नहीं, tan लैम्डा की बात करें, तो हम लोग इसको ऐसे रहने दीजिए, भी ये काम आएगा, ऐसे रहने दीजिए। यहां से अगर हम लोग tan लैम्डा की बात करें तो आप क्या कहिएगा? tan लैम्डा के बारे में आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि भैया tan लैम्डा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है डियर? इसके लिए परपेंडिकुलर एफ एस है। क्या है? एफ एस। अपान का बताइए डियर, अपान का एफ एस यानी कि परपेंडिकुलर अपान का बेस बोले तो एन, कोई दिक्कत? यानी कि यहां से अगर हम लोग डियर tan लैम्डा की एक्चुअल में बात करें तो एफ एस की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन होती है। दुनिया को पता है, तुम्हें भी पता होगा, एक सब्जी बेचने वाले को भी ये बात पता होती है कि एफएस जो होता है वो म्यू एन के बराबर होता है। इसका मतलब म्यू एन बाई म्यू एन इज इक्वल टू क्या? म्यू आ गया डियर। इसका मतलब यहां से आ गया डियर tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन व्हिच विल हेल्प यू। ओके, तो एक इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। ओके डियर? यस, ठीक है। हाँ डियर, तो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो एंगल ऑफ रिपोज का वैसे हिंदी में मीनिंग कुछ ऐसा होता है कि जैसे विराम कोण टाइप का कुछ होता है। ठीक है, विराम कोण का मतलब क्या होता है, इसके पीछे ये लॉजिक क्या है, एंगल ऑफ रिपोज एक्चुअल में क्या होता है, अब वो बातें हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं डियर, और वो बातें हम लोग यहां पे करने वाले हैं। चलिए देखिए, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक इंक्लाइन प्लेन लेना पड़ेगा। फिर से डियर आपको एक इंक्लाइन प्लेन लेना ही पड़ेगा। तो सपोज करिए ये आपका एक क्या हो गया? ये आपका एक हो गया इंक्लाइन प्लेन डियर। अगर ये चीज इंक्लाइन प्लेन हो गई डियर, और ये चीज ये आपका हो गया सपोज करिए थीटा, बिल्कुल पिछला वाला, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, और सपोज करिए कि ये आपका एम मास का एक ब्लॉक है। ये आपका एम मास का एक क्या है डियर? ये आपका एक एम मास का ब्लॉक है। अब हम वो सारी बातें आपसे करेंगे जो आपके दिमाग में, बस आपसे हमें निकलवाना है डियर। ठीक है, तो सपोज करिए कि इस पे नीचे क्या काम कर रहा होता है? बिल्कुल बहुत सही, mg। इधर क्या काम कर रहा होता है भैया? इधर mg cos थीटा काम कर रहा होता है। इधर क्या काम कर रहा होता है भैया? इधर तो यार mg sin थीटा काम कर रहा होता है। ओके, इधर क्या काम कर रहा होता है भैया? इधर आपका fs काम कर रहा होता है। मतलब fs का मतलब, हालांकि ये ग्राउंड वाली बातें हैं लेकिन ठीक है, ओके, fs काम कर रहा होता है। ओके, और ऊपर क्या काम कर रहा होता है डियर? ऊपर आपका नॉर्मल काम कर रहा होता है। ओके, अब बात हम यहां पे ये समझते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं। पहले सारी बातें आप हमें बताइए, वन बाय वन करके आप हमें बताइए। सपोज करिए कि ये f है, ये क्या है? ये f है। तो ये बताइए कि f इज इक्वल टू क्या है? यहां पे f इज इक्वल टू है mg sin थीटा। ओके, ये आप अपना पहला इक्वेशन मान लीजिए। ओके ठीक है, चलिए ये बताइए कि fs क्या है? fs कहिए, चाहे यहां पे f लिमिटिंग कहिए, ये दोनों बातें आप कह सकते हैं। ओके, क्योंकि f लिमिटिंग का मतलब ये अपने मैक्सिमम लिमिट पे है और ये ऑब्जेक्ट
नहीं मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है डियर। ओके, तो चलिए आइए फटाफट से आइए। तो यहां पे आप एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या कहेंगे, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू आप क्या कहेंगे, म्यू इज इक्वल टू एन, म्यू एन कहेंगे, और म्यू एन का मतलब होता है म्यू एम जी कॉस थीटा। बोलिए हाँ या ना। सेकेंड इक्वेशन के बारे में आपका क्या कहना है, बताइए जल्दी से, पक्का। अच्छा ये बताइए डियर कि यहाँ पे n बराबर क्या है, हालांकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हमारे काम की नहीं, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए ये जो n है वो किसके बराबर है, n जो है आपका वो mg cos थीटा के बराबर है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 0 मान लो, हालांकि 0 मानना टेक्निकली क्राइम होता है, लेकिन ठीक है। फिर n इज इक्वल टू mg cos थीटा, कोई तकलीफ, थोड़ा सा इसको सही से बनाइए, नहीं तो आप कहेंगे कि भैया बनाए तो है ऐसे और लगा रहे हैं कैसे। तो यहां पे n जो है डियर वो mg cos थीटा के बराबर है। ओके, f जो है, f जो इधर को लग रहा है वो क्या है, mg sin थीटा है डियर, और fl यानी कि f लिमिटिंग कितना लग रहा है, म्यू n sin म्यू mg cos थीटा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फालतू का इशू मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बताते हैं हम आपको वो बात जहां पे अल्फा को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, इसमें 3 केस बनेगी डियर, इसमें 3 केस बनेगी। पहली केस आपकी होगी जब आपका थीटा, जब आपका थीटा ऐसा हो, कैसा हो, कैसा हो, जब आपका थीटा पहली बात तो आप ये जानिए कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब डियर ये होता है कि the situation at which this block is stationary, this block is balanced, this block is not moving। ओके, यानी कि ये ब्लॉक विराम अवस्था में, इसीलिए तो ये विराम कोण कहा जाता है। एंगल ऑफ रिपोज को हिंदी में विराम कोण कहा जाता है। कभी कभी हिंदी लैंग्वेज बताना जरूरी होता है क्लासों में, क्योंकि वो हमारी मदद करती है। मातृभाषा है ना तो मदद ही करेगी यार, मातृभाषा है तो वो मदद ही करेगी, कभी आपको खतरे में नहीं डालेगी। चलिए, तो ये क्या है, ये विराम की अवस्था में है, ये रेस्ट की अवस्था। और रेस्ट की अवस्था में कब होगा माय डियर, जल्दी से बताइए, रेस्ट की अवस्था में कब होगा, जब F बराबर FS हो, जब रेस्ट की कंडीशन, रेस्ट कंडीशन, नो हीलिंग डोलिंग। कब नो हीलिंग डोलिंग, ये बताइए, जब mg sin थीटा बराबर क्या हो, mg sin थीटा, जब आपका mg sin थीटा बराबर क्या हो डियर, बराबर क्या हो, बताइए जल्दी से, क्या होगा, म्यू mg cos थीटा हो। म्यू mg cos थीटा जब भी रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तब ये पूरा का पूरा ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है, पक्का आपको ये बात समझ में आती ही होगी यार, आपको ये बात आती है। अच्छा ये बताइए अगर हम लोग यहाँ पे छोटी सी बातें करेंगे, अगर हम लोग हमेशा म्यू की वैल्यू को, लेस देन 1 ले, क्या ले, लेस देन अगर हम लोग 1 लेंगे हमेशा, तो आप ये बताइएगा कि म्यू एन की वैल्यू जो होगी, म्यू एन की जो वैल्यू होगी, जैसे म्यू एन की जो वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी, वो क्या आएगी ये बताइए। अगर जैसे हम लोग ये बात करें कि mg cos थीटा है, और इधर देखिए, अगर हम लोग ये बात करें कि mg cos थीटा है, म्यू mg cos थीटा, एक्चुअली म्यू mg cos थीटा है, इसको बराबर हमें करना है mg sin थीटा के। तो ये बताओ mg तो भाई चला जाएगा, mg तो गयो, तो क्या बचा, म्यू cos थीटा बराबर sin थीटा, यही तो बचा। अच्छा ये बताइए, एक ऐसी सिचुएशन ले आइए आप कि थीटा की वैल्यू साइन और कॉस में बराबर आ जाए, यानी 45 डिग्री अगर हम लोग ले लें तो ये वाला साइड का जो कंपोनेंट होगा वो छोटा पड़ जाएगा कि नहीं, इस वाले से ये बात छोटी हो जाएगी कि नहीं, ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसका भी यूटिलाइज हम लोग करेंगे जब हम लोग इसका ग्राफ देखने लगेंगे। चलिए बाकी बातें हम लोग यहां से करते हैं। चलिए इधर आइए, ये वो सिचुएशन है जब दोनों ब्लॉक आपस में क्या है, दोनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर हैं। तो डियर यहां पे आइए, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। बोलिए हाँ या ना डियर, पक्का। mg को मार दीजिए, फिर आप क्या कहिएगा, क्या कहिएगा कि साइन थीटा अपॉन का cos थीटा इज इक्वल टू म्यू।
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहां से क्या हो गया डियर, यहां से हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से हो गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये वो सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है जब ये दोनों फोर्स इक्वलाइज हो रहे हैं माय डियर, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग यहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी थीटा की एक स्पेशल केस है ना यार, थीटा की एक स्पेशल केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना, म्यू। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। और यहां पे इसी थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, आगे चल के इसी को कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये बात आप याद रखिएगा डियर कि tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होता है। तो एक बात ये जान लीजिए कि इतनी बातें अगर आपकी क्लियर हैं तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे और इसके बारे में और डिटेलाइज्ड वे में बात करेंगे, और डिटेल वे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं, इसको मिटा दें। ओके 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 चलिए इस पे थोड़ा सा डियर, इस पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करें, इस पे आप थोड़ा सा अगर फोकस करें तो आप ये देख रहे हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज के बराबर आ जाता है, यानी एंगल ऑफ रिपोज, यानी यहां पे अब तीन सिचुएशन हम बताते हैं कि जब थीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा हो, एक चीज हम बताते हैं थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो, और एक बनाते हैं थीटा इक्वल टू, एक्चुअली यहां पे इक्वल कर लो तो मजा आएगा, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बड़ा दिखा देते हैं। फिर देखो क्या होता है इन तीनों सिचुएशन में, यानी आपका ब्लॉक कब मूव करेगा और कब मूव नहीं करेगा, इस चीज का डिसीजन आप केवल अल्फा से ही निकाल सकते हैं। नीट में भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इस पे हम आपको दिखाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम आपको दिखाएंगे ये बात कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे डियर, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, हम आपको दिखाएं। चलिए अच्छा बात करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से कम हो, अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से कम हो, अब आपको ये बात याद आ रही होगी, अरे यार जब एक इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है और थीटा बहुत कम होता है, अरे हम आपको दिखा रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं, इधर देखिए, बिल्कुल एकदम क्लीन फाइल है ये, बिल्कुल एकदम क्लीन फाइल है, टेंशन ना लीजिए। ये देखिए इस पे हमने क्या करा, इस पे हमने रख दिया ये मार्कर तो आपको दिख रहा होगा, इस मार्कर को हमने इस पे रख दिया, मार्कर ही लें कुछ और लें कुछ, अरे बहुत अच्छा फोन मिल गया यार, फोन मिल गया है ना। इसी बहाने हम आपको बता देते हैं ये मेरा बहुत ही फेवरेट फ़ोन है जो मैं स्कूल डेज से यूज करता आ रहा हूँ, और आज भी ये मेरे रूम में बिल्कुल सेफ रखा है। ये देख लो इसकी सिचुएशन बड़ी रद्दी सी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो आ रही ना फिजिक्स के। देखिए चलिए ओके, चलिए ये देखिए ओके, ये अब देखिए हम, ये एंगल आपका बराबर है ए, ये देखिए अभी भी नहीं, ए, ये समझ में आई बात, नहीं आई, फिर से देखिए, अभी आपका ये प्लेन है, बिल्कुल थीटा एकदम जीरो है। चलिए बढ़ाना शुरू करें, बढ़ाना, ये सरकना शुरू हुआ। जानते हैं क्या हो रहा है वास्तव में ये हो रहा है कि नीचे क्या लगता है mg sin थीटा, ऊपर क्या लगता है एक्चुअल में म्यू mg cos थीटा। अब आप जान लीजिए जीरो पे क्या होता है, जीरो पे साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए कोई फोर्स इधर नहीं काम कर रहा होता, इसलिए ये ब्लॉक अभी भी नहीं, ये यानी कि एक सिचुएशन ऐसी आई, देखो ध्यान से देखना, एक सिचुएशन ऐसी आई डियर जब ये जस्ट मूव करने वाला है, जस्ट इसी पे मूव करने वाला है, लेकिन अब ये मूव करना शुरू किया,
हाँ अभी तो गया होता। तो ठीक है, तो अब आप समझे होंगे कि यार एंगल ऑफ रिपोज का असली मतलब क्या था। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब वही था कि जब आपने ऐसा किया कि ये आना शुरू कर दिया, और आना क्यों शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू यहां पे डियर क्या हुई, साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा होने लगी कंपैरेटिवली कॉस थीटा के। और अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स, उतना तो हमें भी नहीं आता मैथमेटिक्स, लेकिन इतना तो आता है आपको फिजिक्स पढ़ाने भर का। इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक कॉस का फंक्शन है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये साइन का फंक्शन है। ध्यान से देखिएगा, ये 0 पे 0 है और ये 0 पे मैक्सिमम है। ये मैक्सिमा होता है मेरे भाई, ये मैक्सिमा होता है कॉस का। ये क्या होता है, ये मैक्सिमा होता है कॉस का। और ये बिल्कुल मिनिमा होता है साइन का। ये क्या होता है, मिनिमा होता है साइन का। इसका यूज बहुत भयंकर तरीके से हम लोग करने वाले हैं जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। आप अभी टेंशन में लीजिए, बस आपको ये बात समझानी थी मुझे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज समझ लीजिए वही बिल्कुल जब टेंडिंग टू मूव करने वाली बॉडी हो उस समय पे लगता है। ठीक है, भले ही लेक्चर यार बड़ा जाने दो बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 2x में देख लो, 3x में देख लो, 4x में देख लो, हम कहते हैं, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि जब तक आपको ये फीलिंग नहीं है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ जाता है मेरे भाई ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करोगे यार। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा सवाल लगा लेते हैं, तब जाके बताते हैं अरे ये तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। अरे क्यों कर रहे हो मेरे भाई, ऐसी बुलशिट हरकत क्यों कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि आप डायरेक्ट एंगल ऑफ रिपोज यानी कि अल्फा आप निकालने में काबिल हैं, तो क्यों नहीं वहीं से देख लेते कि जो है ये मूव करेगा कि नहीं, तभी आप उसको आगे लगाएं। लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज नहीं होता डियर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास रहेगा, हमें फालतू लोगों से नहीं मतलब। चलो ठीक है, इट्स ओके। तो हाँ, पहला केस जब थीटा इज लेस देन अल्फा है। जब थीटा इज लेस देन अल्फा है तो आप सीधे बोल दो कि ये बॉडी क्या होगी, ये बॉडी नॉट मूविंग कंडीशन में, नॉट मूविंग कंडीशन। क्यों पता है क्यों? इसलिए क्योंकि mg sin थीटा इज लेस देन म्यू mg cos थीटा होगा। ये बात यहां पे आप इस वाली कंडीशन में आप ये बात रख लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ थीटा अगर हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, तो वही वाली सिचुएशन आ जाती है जो पहले अभी हम लोग देख के गए हैं, उसको हमें डिस्कस ही नहीं करना। आइए डियर हम लोग तीसरी कंडीशन पे बात करते हैं, जो वास्तव में जिसके लिए हम लोग यहां पे खड़े हैं। इफ एंगल इज ग्रेटर देन एंगल थीटा इज ग्रेटर देन, क्या होगा डियर, एंगल थीटा इज ग्रेटर देन, अगर अल्फा होगा देन होगा क्या, ये बताइए होगा क्या होगा बताइए। यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यहां पे एफ साइन थीटा की जो वैल्यू होगी माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर दिया। अगर ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब इसमें इधर को एक्सेलरेशन आ गया। इसके मतलब ये हो गया कि आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। वो जिम्मेदारी क्या बढ़ गई, वो जिम्मेदारी ये बढ़ गई कि अब इस ए का हम मान निकालें, इस ए की हम लोग वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे, चला आइए इधर आइए। ये बताइए माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये नीचे को मूव कर रहा है तो यार एनएलएम पढ़ रहे हो यार, ये तो मतलब बेइज्जती का सवाल है कि आप इसका बैलेंस इक्वेशन ना कर पाए। क्या करिएगा बताइए जल्दी से। अगर ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से इधर आ रहा हो, क्या कहिएगा बताइए। बिल्कुल आप मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m में, यही कहना चाह रहे थे। हाँ भैया बिल्कुल यही कहना चाह रहे थे। बहुत सही यार, तुम स्मार्ट होते जा रहे हो तुम लोग यार। मतलब मजा आ रहा है, मतलब अब मजा आ रहा है, मतलब ये सब जान गए हो ना, तो क्या ही इसको बकवास रखें, इसको हटाओ सब। चलो ठीक है, इट्स ओके। तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m में इज इक्वल टू, अरे यार बेसिक है मेरे भाई। चलो जल्दी से, कम ऑन। हमको क्या निकालना है डियर, हमको निकालना है क्या हमें तो पता ही नहीं क्या निकालना है, हमें ए निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकाल। तो ए अगर एक्सेलरेशन है तो क्या करिएगा, यहां से ए बराबर डायरेक्ट रख दो ना यार, आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपान का m। कक्षा 2 में नहीं है अपन यार, कक्षा 2 में नहीं, हटाओ इसको हटाओ, डायरेक्ट हटाओ। कहते हो कैसे कट गया, ये तो माइनस है, कुछ नहीं, हम नहीं जानते, नहीं आता तो ना आए, हम नहीं जानते। हाँ चलो हटाओ। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, g बाहर ले लो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस म्यू
माइनस म्यू कॉस थीटा अपान का बोलो यार, बोलो ना, कह दो ना। तो चलो आ जाओ अपान यम, अरे यम तो हटा दिए हो, तो ए की वैल्यू आपकी डायरेक्ट इतनी आ गई, यानी आज के बाद हमें ये कुछ नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट क्या लिखना है, ए बराबर क्या लिखना है, ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यानी आज के बाद एक्सीलरेशन की डायरेक्ट वैल्यू अपन लिखने में काबिल बन गए। और देखो यहीं से आप देख लो ना यार, जब जीरो, अब देखो दोनों को क्या करो, दोनों को कम कर दो। अगर आप कम कर दिए माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू आप कम लिए, एंगल ऑफ रिपोज से अगर आप कम लेते हैं, तो देखिए ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इक्वल ले लिए तो ये जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, यानी ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन। चलिए थोड़ा सा बढ़ाइए, जैसे ही आप एंगल ऑफ रिपोज से कम करते हैं, इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, यानी ब्लॉक विल नॉट मूव। अब क्या करिए, थीटा की वैल्यू क्या करिए, थीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा ले लीजिए। जैसे ज्यादा लेंगे साइन की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, कॉस की वैल्यू कम आ जाएगी, और जैसे ही कम आएगी एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आप कनेक्ट कर पाए होंगे। ठीक है डियर, तो अगर इतनी कनेक्टिविटी हम लोगों की हो गई है, तो चलिए फटाफट से इसका ग्राफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैं आपको दिखाने वाला हूं डियर कि डायरेक्ट जेईई मेन में केवल ग्राफ से क्वेश्चन आया। अगर आपको ग्राफ क्लियर है, ऐसे फटाफट ऐसे 4 नंबर मिल जाता है, ऐसे 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर कि 3 नंबर, चलो तो आराम से मिल जाता है डियर। तो मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है कि हम लोग इसके ग्राफ के बारे में फटाफट से बातें कर लें। ओके चलिए, हाँ तो डियर, तो अपना टारगेट वही अगला यही था कि हम लोग क्या देखें, एफ एल का मतलब नॉर्मल, एफ एल का मतलब एफ लिमिटिंग, और एफ वो बल या वो फोर्स जो इंक्लाइंड पे लग रहा था। अरे भाई आपको याद है ये ठीक है, ये आपका थीटा हुआ करता था, ये आपका फोर्स था, इधर आपका एफ लग रहा था, इधर आपका एफ एल लग रहा था, ऊपर आपका नॉर्मल लग रहा था, ठीक यहाँ पे mg cos थीटा लग रहा था। तो जो कुछ भी था वो mg था। तो सब कुछ इधर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा डियर, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्राफ बनने जा रहा है, ईच एंड एवरीबॉडी नो दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अपना सारा का सारा फोर्स है, सारे फोर्स जो है वो आपके किस पे हैं, वाई एक्सिस पे हैं, और एक्स एक्सिस पे माय डियर स्टूडेंट्स ये है आपका थीटा एक्सिस। ये बातें मैंने पहले ही लिख रखी हैं, सारी की सारी बातें मैंने पहले इसलिए लिख रखी हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को लॉस ना हो। चलिए इधर आइए, n बराबर mg cos थीटा होता है, ईच एंड एवरीबॉडी नो वेरी वेल कि n बराबर क्या होता है डियर, mg cos थीटा होता है। ओके, इट्स ओके। अगर n बराबर mg cos थीटा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ डियर, इसका मतलब ये हुआ कि जो n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा है। इसका मतलब cos थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा n की वैल्यू बढ़ेगी, cos थीटा अगर घटेगा तो n की वैल्यू घटेगी। वेरी नाइस। चलिए f लिमिटिंग जो होता है माय डियर स्टूडेंट, f लिमिटिंग जो होता है वो क्या होता है, f लिमिटिंग जो होता है वो म्यू mg cos थीटा होता है। अगर f लिमिटिंग बराबर म्यू mg cos थीटा माय डियर, तो ये बताइए f लिमिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, इज इट? हाँ, इसका मतलब ये होगा कि f लिमिटिंग भी अगर cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो f लिमिटिंग बढ़ेगा, cos थीटा की वैल्यू घटेगी तो f लिमिटिंग घटेगा। सिमिलरली f इज इक्वल टू mg sin थीटा। इफ f इज इक्वल टू mg sin थीटा डियर, तो सीधी सी बात है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। sin थीटा बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, sin थीटा घटेगा तो f घटेगा। म्यू की वैल्यू 1 से कम है, म्यू की वैल्यू नॉर्मली 1 से कम ही ली जाती है नॉर्मली। अगर म्यू की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा कि FL जो होगा वो n से छोटा होगा, यानी कि यहां पे हम लोग एक्चुअल में FL दिखाने वाले हैं, यहां पे हम लोग नॉर्मल की बात करने वाले हैं डियर। और सारे लोगों को पता है कि जो साइन का ग्राफ होता है वो ऐसे चलता है, जो कॉस का ग्राफ होता है डियर वो ऐसे चलता है।
यानी कि जैसे जैसे हम लोग थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से बढ़ते जाएंगे और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे पहुंचेंगे डियर, तो यहां की मैं सिचुएशन आपको दिखाना चाहता हूं, यहां की सिचुएशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कब? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। चलिए यहां पे आप हमें बताइए कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो एफ क्या होगा? एफ, इसका मतलब अगर एफ साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो इस समय एफ यहां पे होगा। बोलिए हाँ या ना। और जब थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस अपने मैक्सिमम पे होगा, यानी कि नॉर्मल जो है वो mg के बराबर होगा, यानी नॉर्मल यहां पे होगा माय डियर, नॉर्मल यहां पे होगा। बोलिए हाँ या ना। उसी समय FL म्यू mg cos थीटा होता है, cos थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब यहां पे आपका FL होगा। और माय डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे आप 90 की तरफ बढ़ेंगे डियर, ये वैल्यू आपकी डिक्रीज कर जाएगी। कहिए हाँ या ना, पक्का। ओके, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे यन की वैल्यू भी डिक्रीज करती जाएगी। बोलिए हाँ या ना, पक्का। अरे भाई ये आपको मैथ बता रही है, ये आपको मैथ बता रही है डियर, ये आपको मैथ बता रही है। ओके, अच्छा ये बताइए एफ की वैल्यू अगर 0 है तो जैसे जैसे 90 की तरफ जाएगा ये अपने मैक्सिमा की तरफ बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल ये जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे कर दें डियर, बताइए जरा, इसको हम लोग कैसे कर दें? क्या हम लोग इसको ऐसे ना कर दें? बिल्कुल ये ग्राफ आपका एफ दिखा रहा है डियर, ये आपका नॉर्मल दिखा रहा है, ये एफएल दिखा रहा है। दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट ग्राफ, दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ। और इसका मतलब ये हो गया डियर कि यहां पे क्या हो गया? यहां पे आपका थीटा इज इक्वल टू एल्फा हो गया, जहां पे दोनों वैल्यूज इक्वलाइज कर रहे हैं। कौन से? एफ की वैल्यू और म्यू mg की वैल्यू यहां पे इक्वल। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है डियर, ठीक इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। हम सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके नीट के, जेई के और हम लोग एम्स में, मतलब वही कुल मिला के नीट और जेई के क्वेश्चंस हम लोग यहां पे करने वाले हैं। आपको बिल्कुल ये बात देखने को मिलेगी। तो ये ग्राफ बिल्कुल स्टार लगा के इस पे इंपॉर्टेंट लिख के इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड का मतलब इसको डाउनलोड कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग लगभग इसके ग्राफ के बारे में भी जान गए। इस ग्राफ को भैया एक बार फिर से समराइज कर दीजिए। हाँ ओके, कोई बात नहीं। देखिए FL mg cos थीटा की वैल्यू है, एक्चुअल में ये क्या होता है? ये होता है म्यू mg cos थीटा, ये लेकिन cos थीटा 0 पे 1, तो इसका मतलब इसको हमने भगा दिया। इसको जब हमने भगा दिया तो ये इसी के बराबर आ गया। n बराबर mg cos थीटा होता है डियर, cos थीटा 1, तो इसको भी भगा दिया, तो ये इतना है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप इधर जाएंगे थीटा की वैल्यू यार बढ़ती जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो cos थीटा की वैल्यू घटती जाएगी ना मेरे भाई, बिल्कुल। और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बोलिए हाँ या ना। यानी 0 पे जो फोर्स लाई कर रहा था डियर, वो यहाँ पे मैक्सिमा पे पहुंचा है। और यही सिचुएशन होती, आप यहां से ये भी कह सकते हो, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब बॉडी नीचे को ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब बॉडी नीचे को ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे स्टेशनरी होता है, और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां यहां पे क्या होता है? जस्ट टेंडिंग टू मूव, याद रखिएगा, टेंडिंग टू मूव, यानी जस्ट अगर इससे थोड़ा सा, जैसे ही आप इधर थोड़ा सा बढ़ते हैं माय डियर, जैसे ही आप थोड़ा सा बढ़ते हैं बॉडी तुरंत मूव करना शुरू कर देती है। यही बना देते हैं यार, अब तो इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ते हैं तुरंत बॉडी क्या होती है? मूव करना शुरू कर देती है। और जैसे ही आप इसके बराबर होते हो ये बॉडी स्टेशनरी रहती है। यानी इसके नीचे वाला पार्ट, अगर ऐसे पूछा जाए इसके नीचे वाला पार्ट, तो ये स्टेशनरी। इसके ऊपर वाला पार्ट है ना, मूविंग विद ए एक्सेलरेशन। और याद रखिए ये है जस्ट टेंडिंग टू। तो मेरे ख्याल से पीएचडी हो गई अपनी इस ग्राफ पे, अपनी ग्राफ पे, और बिल्कुल से ये ग्राफ आप अपने दिमाग में रखिए। अब चलिए जितनी भी चीजें हम लोगों ने सीखा, ये था बेसिक्स ऑफ
friction on inclined plane. This was the basics of friction on inclined plane. Now we are moving towards the question dear. Okay, तो चलिए अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और फोड़ना शुरू करते हैं. ओके चलिए. हाँ तो डियर अब सिलसिला हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है और वो सिलसिला है क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने का. ओके डियर, तो आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन पुट कर दिए हैं. इन दोनों क्वेश्चंस को आप भली भांति पढ़िए और पढ़ने के बाद आपसे जो बन पाए उतना बनाइए आप क्वेश्चन को. ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर आपने पुरानी वीडियोस का मतलब ये जो पहले के लेक्चर्स हैं, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर जो अभी चल रहा है, जो यहां तक पहुंचा है, अगर अब तक आप लोग बहुत ही क्लियरली, बहुत ही फंडामेंटल्स के साथ अगर आपने इसको पढ़ाई करा है, समझ के पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चंस बहुत. और आपको मैं रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि ये बुक्स जिस भी बुक से ये क्वेश्चन लिए जा रहे हैं दैट इज नेशनल लेवल स्टैंडर्ड बुक. ओके, जो कोई भी स्टूडेंट ये क्वेश्चंस उस लेवल पे आके देख रहा होगा उसको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये एससीबी और डीसी पांडे सर की बुक से लिए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं. और डियर हम आपको बता दें, जब कभी आप किसी नेशनल लेवल का अगर आप कोई एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो आप उसी लेवल की बुक वगैरह भी पढ़ा कीजिए. आपके जो लोकल ऑथर्स हैं, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देते हैं. बुक्स में बहुत बढ़िया चीजें लिखी हैं, लेकिन वो सारी चीजें जब आप कंपटीशन में आते हो, जब आप जेईई मेन में आते हो, एडवांस में बैठते हो, जब आप नीट में बैठते हो, एम्स के लिए आप ट्राई मार रहे होते हो डियर स्टूडेंट्स, तो वो लोकल बुक्स आपके काम नहीं आती हैं. हाँ, उनका कॉन्सेप्ट आपके काम आता है, इट्स ओके, लेकिन अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है तो आपको अच्छी बुक्स की जरूरत होती है. कुछ अच्छी बुक्स हैं फिजिक्स की, एक नया इंडिविजुअल लेक्चर उसके बारे में हम बना देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन अभी जो इस समय हम लोग कर रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको अच्छे क्वेश्चंस ही मिल रहे हैं. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप फटाफट से पहला क्वेश्चन पढ़िए माय डियर, कि अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg रेजिस्ट ऑन रफ कॉन्टैक्ट with a plane inclined at 30 degree to the horizontal and it's just about to slip. इस पे फोकस करिए, it's just about to slip and find the coefficient of friction between the प्लेन एंड पार्टिकल के बीच में एक रफ सरफेस है डियर. तो सीधी सी बात है कि इस पे एक म्यू काम कर रहा होगा, उस म्यू की आपको वैल्यू बतानी है माय डियर स्टूडेंट. और हाँ, थीटा आपको क्या दिया गया है? थीटा आपको 30 डिग्री दिया गया है. तो यार अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखा है तो म्यू बराबर क्या हम लोगों ने पढ़ा था डियर? म्यू बराबर हम लोगों ने tan थीटा पढ़ा था, जहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू पढ़ा था. हालांकि हमारा काम यहीं से हो जाएगा कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा बराबर है 60 बोले तो 1/√3. म्यू की वैल्यू अपनी आ चुकी है, आपके कदमों में है. म्यू की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट? 1/√3. 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ म्यू. तो मेरे ख्याल से दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हमने वेरी बेसिक इसीलिए लिया जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हमें बढ़ाना है. ठीक है, क्योंकि जब आपको ऐसे लेकर चलेंगे ना तभी आपको मजा आएगा. चलिए दूसरा क्वेश्चन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन. हम इसको भी आपको ट्राई करेंगे, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है कि हमको इधर थोड़ा सा हमको इधर क्लीन कर देना पड़ेगा डियर इसको डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं यार, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन ना लो. लेकिन फिलहाल कभी भी परेशानियों से या चुनौतियों से कभी रोया नहीं करते डियर, कभी भी चुनौतियों से. अरे हम बहुत ही जो है लोकल टाइप के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं भैया, और वहाँ पे तो ना टीचर कोई पढ़ाते ही नहीं है, सारे टीचर्स ना सारा पीरियड खाली रहता है, और हमारे पास कोई कोचिंग का सुविधा भी नहीं है. तो कैसे कर? नहीं यार, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा. ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री. और ऐसा हम ही नहीं कर रहे हैं यार, हमसे बहुत बड़े लोग, परम श्रद्धेय हमारे कौन अलग पांडे सर, वो भी उनको भी आप रिफर करिए. बिल्कुल ऐसा नहीं है, देखो मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप यहीं पे लगे रहो. जहां कहीं से भी कंटेंट आपको मिले, वहां से आप उसको लेके आपको अपने आप को बूस्ट करना है भाई. हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि अनअकैडमी क्या कर रही है, फिजिक्स वाला क्या कर रहा है, जो है आकाश बैजू. नो, आप पचड़े में मत पड़िए यार. हम अक्सर देखते हैं कि यूट्यूब पे ऐसी चीजें चलने लगती है कि स्टूडेंट्स आपस में फाइट करने लगते. क्यों करते हो भाई? दिस होल थिंग इज बिजनेस. ओके, हाँ ठीक है, इट्स ओके. आप अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो आपको नॉलेज दे रहे हैं, वो आपको सिलेक्शन दिलवा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है. इट्स ओके. लेकिन कभी आप इसमें मत पड़िए कि ये वो
कुछ नहीं। चलिए कम ऑन, आइए ज्यादा फालतू बातें नहीं, कम ऑन। अ 6 किलोग्राम ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड रफ सरफेस। 6 किलोग्राम का एक आपका ऑब्जेक्ट है, उसको रफ सरफेस पे रख दिया गया। बिल्कुल आप क्वेश्चन को पढ़िए बिल्कुल माइंड से, है ना। सरफेस एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको इस फिगर में फाइंड द फोर्स ऑफ रिक्वायर्स टू, आपको फोर्स बताना है। ये जो फोर्स इस पे लग रहा है ना, अब आइए इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, फिर और मजा आएगा। इसको और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका एक m मास है, ये आपका एक m मास है। m इज इक्वल टू 6 दिया गया है, तो 6 लिख लिया जाए। 6 दिया गया है, 6 kg एक्चुअली। अब देखो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है माय डियर, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री दे दिया है। म्यू के की वैल्यू वहीं से पकड़ लेंगे, यहां बहुत ज्यादा लिपापोती नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि हमको स्पेस कम पड़ेगा, चलो ठीक है, इट्स ओके। तो म्यू के की वैल्यू 0.4 और म्यू एस की वैल्यू 0. चलिए पहले क्वेश्चन पे आइए। कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। तो डियर ये फोर्स भी इस पे लग रहा है। अब आइए आप फटाफट से सारे फोर्सेस को इस पे काउंट कर लीजिए। एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होती है, और ये बताइए नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे आपका mg लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा माय डियर, mg cos थीटा, इधर क्या लग रहा होगा माय डियर, mg sin का थीटा। और ये जो F है, ये तो F लग ही रहा है, लेकिन साथ में इसका फ्रिक्शन भी लग रहा है इधर डियर। वो क्या है, F क्या कहिएगा इसको, आप इसको FS ही कहिए, फ्रिक्शन फोर्स ही कहिए। हम कभी इसको म्यू के ले लेंगे, कभी म्यू एस ले लेंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी। तो ये होता क्या है, म्यू एन होता है एक्चुअली। ओके ठीक है। कंडीशन नंबर 1 डियर, कंडीशन नंबर 1, व्हाट इज द कंडीशन नंबर 1? इधर आइए, ये F लग रहा है, ये 6 kg का ब्लॉक है। अब कीप, है ना, कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। उस कंडीशन पे जाने से पहले सबसे पहले हमारा जो काम है वो है mg sin थीटा की वैल्यू को पटक लेना। उसके बाद हमारा काम है म्यू mg cos थीटा की वैल्यू को पटक लेना। ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग जानते ना तो ये सारे क्वेश्चन फटाफट निकल जाएंगे। चलिए आइए, m का वैल्यू कितना होता है, m का वैल्यू यहाँ पे 6 है, g की वैल्यू हमें 10 लेना है, और sin थीटा होता है √3/2। ओके डियर, तो 2 to 5, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और √3, इसकी वैल्यू आएगी आपकी डियर 91 पॉइंट समथिंग। इसको आप लगभग 51 पॉइंट समथिंग, इसको आप 52 न्यूटन ले सकते हैं, अप्रॉक्स 52 न्यूटन एग्जैक्ट। ओके चलिए, म्यू mg cos थीटा की वैल्यू, अब देखिए म्यू mg की, अब देखिए दो बातें हैं। म्यू mg की केस में जब स्टेशनरी ब्लॉक रहेगा तो 0.6 ही आप लीजिएगा, तो 0.6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 1/2, बताइए हाँ या ना। चलिए फटाफट से इस 10 को मार दीजिए इससे कि ये आपका 6 हो जाएगा, और 2 से ये काट दीजिए, 2 से ये काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 3 6 3 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है। 18 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा है डियर, उधर लग रहा है, इधर। जब ये म्यू किस पे है, म्यू किस सिचुएशन पे है, म्यू जब आपका इस म्यू 0.6 जब आप लेते हैं, जब आप स्टेशनरी बात करें। चलिए ठीक है, ये बातें आपको पता चल गई डियर, ये बातें पता चल गई। अब आइए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। अच्छा ये बताओ कि उधर फोर्स लग रहा है, उधर फोर्स देखो, इधर देखो, इधर ही फोर्स, इसको F1 मान लो, चलो F1 उधर लग रहा है, म्यू एस भी उधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी डियर, उस F के लिए कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब ये ब्लॉक स्टेशनरी होगा? चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा गुणागणित लगाते हैं। ये बताइए कि अगर उधर का जो F लग रहा है, अगर जो उधर का F1 लग रहा है, अगर वो बराबर हो जाए, किसके बताइए, mg sin थीटा माइनस डियर म्यू mg cos थीटा के। अगर इसके ये बराबर हो जाए तो क्या होगा, इस पे जो नेट फोर्स काम कर रही होगी वो इसके बराबर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक इधर मूव करने की टेंडेंसी रख रहा था, लेकिन उधर एक फोर्स लगा दिया गया, तो इसके बराबर ये फोर्स होना चाहिए कि नहीं? और यही नहीं, दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस फोर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए जल्दी से। तो इसका मतलब ये हो गया माय डियर स्टूडेंट कि हम क्या कह सकते हैं, अरे भाई जैसे देखो mg की वैल्यू इसके और इसके योग के बराबर होनी चाहिए, तो डायरेक्ट वही कर दिए हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 52 न्यूटन, और माइनस का इसकी वैल्यू कितनी है, 18 न्यूटन। तो घटाने के बाद कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4,
और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, यानी कि 34 न्यूटन डियर, 34 न्यूटन फोर्स पहली वाली के लिए लगेगा जब ये ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप एक बार इसको देखिए ध्यान से, और फिर से हम एक बार आपको इसको बताते हैं हम आपको, ठीक है। फिर से हम आपको एक बार बताते हैं कि कैसे ये चीज़ें हो गई, लेकिन एक बार पहले आप इसको देख लीजिए, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। ओके, हाँ, फटाफट से देखिए, फटाफट से देखिए, पहले फटाफट से देखिए, फटाफट से देखिए। ओके, हाँ, 34 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर डियर, 34 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर पहले के लिए। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो 34 न्यूटन लगेगा माय डियर स्टूडेंट, वो कहाँ लगेगा, एक बात ये भी जान लीजिएगा कि ये अपवर्ड्स लगेगा, ऊपर की तरफ। ये 34 न्यूटन अगर आप इस पे लगा दिए, 34 न्यूटन अगर, अरे भाई देखो ना यार, ये इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो कुल मिला के क्या होना चाहिए, ये दोनों फोर्स, इधर देखो F1, देखो इधर देखो, F1 प्लस म्यू एन बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए mg के साइन थीटा के बराबर। क्या आप इस बात से सहमत है? तो यानी कि mg साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, mg साइन थीटा बराबर, या F1 बराबर क्या होना चाहिए, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। तो पहला आपका आ गया पक्के से। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमको यार ये ना मिटाना पड़ेगा, हमको ये बात मिटानी पड़ेगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये चीज हम ऐसे ही रहने देते हैं। F1 वाला केस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको पुराने वाले क्वेश्चन में ही बदल देते हैं, फिर से बदल देते हैं इसको, ठीक है। चलिए ऐसे ही यार मेहनत करते रहो ना, मजा आएगी। चलिए आइए। हाँ तो डियर, पहला सिचुएशन आपने बिल्कुल ब्रेक कर दिया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, ये वाला केस आपका हो चुका है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा सा हम लोग इस पे ध्यान देते हैं डियर। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि ब्लॉक है ना, मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या मतलब हुआ डियर, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा का पूरा ब्लॉक है, नीचे mg लग रहा होता है, mg cos थीटा लग रहा होता है, mg sin थीटा लग रहा होता है, fs लग रहा होता है, आपको सारी बातें पता है डियर। क्वेश्चन क्या है कि मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड। पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है डियर, वो ये है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट डज इट मीन कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी का? अगर आप न्यूटन्स लॉ पढ़ के इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि आज आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब डियर आपको ये पता होता है कि अगर कांस्टेंट होती है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो जीरो होता है। क्या यस, बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन जीरो होता है डियर। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी इट इज गोइंग टू बी जीरो डियर, तो आप ये बता दीजिए उस पे एफ नेट क्या लग रहा होगा माय डियर, जल्दी से बता दो। एफ बराबर यम में, और यम में का मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसके बारे में, इस ब्लॉक के बारे में सोचो कि अगर ये ब्लॉक नीचे बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से आना चाहिए, तो क्या, कैसा बनाएंगे आप एफबीडी, कैसा बनाएंगे? चलिए फटाफट आप यहां पे बताइए, आप एफबीडी कैसे बनाएंगे, बस इतना बता दीजिए। एक फोर्स है जो नीचे लग रहा है माय डियर, एक फोर्स है जो नीचे लग रहा है mg sin थीटा। हाँ भैया, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ओके, एक फोर्स है जो ऊपर लग रहा है माय डियर, और fs बराबर म्यू एन होगा। एक बात और हमें आप बता दीजिए कि यहाँ पे दो म्यू की वैल्यूज दी गई हैं, एक 0.4 एक 0.6। यहाँ पे म्यू की वैल्यू आप क्या यूज करिएगा, पहले बता दीजिए हमें, बताइए फटाफट बताइए। भैया बॉडी तो यार मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब उसमें काइनेटिक, उसमें गति आ गई है, उसमें काइनेटिक्स आ गई है, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा डियर, वहां पे म्यू के यूज होगा। यानी कि यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा म्यू के mg cos थीटा। वैल्यू क्या आएगी इसकी डियर? म्यू के की वैल्यू दी गई है 0.4 इंटू 6 इंटू 10 इंटू cos 60 की वैल्यू माय डियर 1/2। तो ये चला गया, हो गया क्या, 3 चौके 12 न्यूटन, 12 न्यूटन माय डियर, 12 न्यूटन इधर लग रहा होगा। और mg sin थीटा की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, 10 × 6 ×
1/√3/2। हालांकि पहले ही निकाल के हम लोग बैठे हैं, ये आ रहा है 52 न्यूटन। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, नीचे कितना लग रहा है, 52 न्यूटन लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, 12 लग रहा है। इसका मतलब किस साइड में आप फोर्स लगाइएगा, इस साइड में फोर्स लगाइएगा डियर, जिससे कि ये बैलेंस बराबर हो जाए। हम लगाएंगे F2, इधर हम लोग F2 लगाएंगे। इसी F2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है माय डियर। जल्दी से बताइए F2 पूरा बैलेंस अगर आप करिएगा तो F2 प्लस क्या, ये म्यू के mg cos थीटा बराबर कितना माय डियर, mg sin थीटा। अगर आप यहां से F2 निकालना चाहें माय डियर तो आप क्या कहिएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। मेरे ख्याल से अब तक का जितना भी आपने क्वेश्चन पढ़ा, जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी इस फ्रिक्शन की, इंक्लाइंड फ्रिक्शन की, वो सब इसमें लग जा रही है माय डियर। इसकी वैल्यू है 52 माय डियर, और म्यू के mg cos थीटा 12 है, तो इसका नेट कितना आया, नेट आया 40 न्यूटन। क्या है ये 40 न्यूटन, क्या है ये 40 न्यूटन? ये 40 न्यूटन वो फोर्स है डियर जो इधर लगेगा, और जब ये 40 न्यूटन इधर लग रहा होगा माय डियर, इधर लग रहा होगा, तो उस समय ये पूरा का पूरा ब्लॉक चल तो रहा होगा, चल तो रहा होगा। कहां चल रहा होगा, ब्लॉक, देखिए मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, चल तो रहा होगा, हल्के हल्के इधर चल रहा होगा, लेकिन इसके पास जो वेलोसिटी होगी डियर वो कांस्टेंट होगी, एक्सीलरेशन 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे लेकिन थोड़ा सा स्पेस हमारे पास नहीं है डियर, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ओके, चलिए मिटा दें। ओके, ये गुड। चलिए इतने से अपना काम हो जाएगा डियर। ये जो F वगैरह लगाए हैं इसको अब आप हटा दीजिए, इसको अब आप हटा दी, बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी। म्यू लिखा है, वहां पे K या S होगा, क्या होगा, वी विल यूज अकॉर्डिंगली वी विल यूज। ओके डियर, चलिए आइए फटाक से आइए यहाँ पे बताइए कि मूव द ब्लॉक अपवर्ड विद एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है डियर कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आज हम इसको F3 मान ले, क्वेश्चन नंबर 3 है इसलिए हम इसको F3 मान रहे हैं। ओके, अगर आज हम इसको F3 मान लें तो आप क्या इक्वेशन बनाइएगा? और एक बात और हमें आप बता दीजिए कि अगर इस पे मोशन हो रहा है, अगर इस पे मोशन हो रहा है, एक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट है ना एक्सीलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, व्हाट डज इट मीन? का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे म्यू यस यूज करिएगा? नहीं, आज भी यहां पे म्यू के यूज होगा, और यहां पे म्यू के क्या लग रहा होगा, म्यू के कॉस थीटा लग ही रहा होगा डियर। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे ये बताइए। आप लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस म्यू के यन, अरे सीधे लिखो ना यार, म्यू के की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू कितनी है, अच्छा रुको पहले लिख ही देते हैं, mg साइन थीटा माइनस म्यू के यन। अब इन दोनों में से घटाओगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आएगा F3। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा होगा, सुनिए फिर से सुनिए क्या होगा। ये F3 इधर लग रहा है, ओहो एक चीज हम लोग गलत कर रहे हैं माय डियर। फोर्स इधर लग रहा है तो ये जो फ्रिक्शन होगा किधर लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन भी इधर लग रहा होगा। और कैसे म्यू के यन से नहीं, इसका मतलब आज आपका जो बनेगा वो बनेगा F3 माइनस mg साइन थीटा और प्लस का क्या, प्लस का म्यू के नॉर्मल बराबर क्या बोलो रे, बराबर यम में, बराबर यम में। बात समझ में आई? यस। अब चलो F3 क्या होगा यही हमें निकालना है, तो क्या ना करें, इसको F3 बराबर सबको उठा के उधर फेंक दो, क्या हो जाएगा, यम में प्लस mg साइन थीटा प्लस म्यू के यन, बोलो हाँ या ना,
बोलो हाँ या ना, बोलो 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 हाँ या ना। तो mg की वैल्यू कितनी आई, 6 धामा 60। mg ये तो आप निकाल के बैठे हो 52, और म्यू के एन अभी आप निकाले थे 12 आया था कि नहीं आया था, अरे भाई निकाल लो। म्यू के की वैल्यू 0.4, एन की वैल्यू यम का मतलब 6, जी का मतलब 10, कॉस थीटा का मतलब 1/2, 1/2 कितना आया, यहाँ से यहाँ चला गया था ये इससे चला गया था, यहाँ पे आया था 3 चौके 12, तो जोड़ लो ना भाई, 2 2 4, 2 2 4 5 1 6 6, 2 2 4 और 5 1 6। कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हम लोग, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, एक बात ध्यान से देख लीजिएगा। F3 बराबर यम में, हाँ यार यम में, यहाँ mg नहीं है माय डियर, यहाँ पे यम में है, तो यम में का मान कितना, 6 गुणे 4 बराबर 24, तो ये हो गया 24 प्लस 52 प्लस 12 कितना, 2 2 4 4 4 8, 2 2 4 4 4 8, 5 1 6 6 2 8, 88 न्यूटन माय डियर, 88 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर, 88 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर। ध्यान से देखिए इन सारे सवालों में क्या हुआ है, इन सारे सवालों में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ है, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन भी इधर, ये भी इधर, यानी इसमें से इन दोनों को जोड़ के आप घटाइएगा तो वो F बराबर यम में क्या आएगा, और यम में 6 गुणे 4 बराबर 24, इसको पहले ही आप निकाल के रखें, इसकी वैल्यू आ रही थी 52, ये आ रही थी 12 और 52 मिलके आपका 64 हो गया, 64 प्लस 24 बराबर आपका हो गया 88 न्यूटन, यानी कि इस पे 88 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। तो मेरे ख्याल से डियर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त लगा होगा, बहुत ही जबरदस्त लगा होगा, और ये था भी। तो चलिए ठीक है, मुझे ऐसा अगर आपको ना, तो एक बार फिर से आप इसको बैक होके जाइए और ये सारे के सारे क्वेश्चंस को डियर आप बिल्कुल करिए। ओके, तो चलिए ठीक है, अब हम लेते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग अपनी बातों को यहीं पे विराम देंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन डियर, एक प्यारा सा क्वेश्चन। ओके चलो, हाँ तो डियर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये बिल्कुल आप ये मत समझिएगा कि ये किसी PYQ टाइप का क्वेश्चन है, या बहुत ही, कुल मिला के ये क्वेश्चन हमने आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए केवल दिया है, और हम यही चेक करना चाहेंगे कि आप कैसा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किया है। अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी डियर, तो पक्का है कि आप ये क्वेश्चन कर डालेंगे। ओके, तो क्या अ ब्लॉक ऑफ 10 kg mass is placed on a rough inclined surface as shown in the figure. The acceleration of the block dear, क्या the acceleration of the block क्या होगा? तो acceleration of the block निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में क्या यही चल रहा है कि नीचे mg लग रहा है, इधर mg, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है आपका mg cos थीटा, और इधर क्या लग रहा है, इधर आपका म्यू एस लग रहा है। अब म्यू के और म्यू एस जो कुछ भी होगा विल सी। ऊपर आप कह रहे होंगे यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, इधर आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे mg साइन थीटा लग, ये सारी बातें आप कर रहे होंगे। उसके बाद आप अभी इक्वेशन बनाएंगे, ये वो सब कुछ करें। क्या ऐसा कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? इधर आइए। अरे भाई आपको म्यू एस की वैल्यू दी गई है, आप एंगल ऑफ रिपोज को क्यों नहीं प्रपोज करते? एंगल ऑफ रिपोज को प्रपोज क्यों नहीं करते? वो अगर आप प्रपोज करेंगे उसको तो एक्सेप्ट कर लेगा भाई। कैसे कैसे? ऐसे, क्योंकि tan अल्फा इक्वल टू क्या था? ओहो, tan अल्फा इक्वल टू म्यू नहीं था क्या? ओहो, tan अल्फा इक्वल टू म्यू नहीं था क्या? तो ये जो म्यू एस होता है, म्यू होता है, म्यू एक्चुअली tan अल्फा क्या था? tan अल्फा म्यू एस होता है, स्टैटिक वाला फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उस समय ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। तो भाई अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1 बराबर 45 डिग्री। और देख मेरे भाई ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल तो 30 है। इसका मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज से, ये एंगल ऑफ रिपोज से भी तो कम है। इसका मतलब ये बॉडी मूव करेगी क्या? ये बॉडी मूव करेगी क्या? नहीं करेगी। नो मोशन एट ऑल, नो मोशन, नो मोशन एट ऑल, नो मोशन एट ऑल। इसका मतलब एसेलरेशन जीरो आ गया मेरे भाई, एसेलरेशन जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे।
नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ओके कम ऑन, फिर से आइए। आप इसको नहीं मानते हैं, मान लीजिए कि आपको ये आइडिया नहीं था कि एंगल ऑफ रिपोज का फार्मूला ये होता, फिर क्या करिएगा? फिर आप तो यहां से कुछ करिए, फिर यहां से कुछ करिए, यहां से कुछ। एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? चलो बताओ, एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? चलो बताओ। एम का मतलब 10, जी का मतलब 10, साइन थीटा का मतलब यहाँ पे 30 है तो 1/2, तो आया 5, 10 बचे 50 न्यूटन। 50 न्यूटन माय डियर, 50 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस साइड, टुवर्ड्स दिस साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो 50 न्यूटन है इधर लग रहा है। अच्छा ये बताओ, जब बॉडी आपकी, अब ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसका मतलब ये बॉडी मूव कर रही है। एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी मूव कर रही है, और बॉडी मूव कर रही है तो म्यू के की म्यू एस? यस, क्या? म्यू के। इसका मतलब इधर जो लग रहा होता है वो होता है म्यू, अब इधर मिटा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? म्यू एम जी कॉस थीटा। अब देखिए म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। म्यू के की वैल्यू कितना है माय डियर? 0.8, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2 माय डियर। तो ये बताइए, एक 10 ने इस 8 को मुक्त कर दिया, 2 ने 5 को मुक्त कर दिया, तो 8 पंचे 40, 40 का √3 से आप मल्टीप्लाई कराइए डियर। 40 3 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 √3 की वैल्यू आती है 1.7 ही ले लो। चलो 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 एके 7 3, अरे भाई सॉरी 4 सते 28 और 4 एके 4 2 6 और एक 0 है। इसका मतलब लगभग डियर आपका 68 न्यूटन आ रहा है। और ये 68 न्यूटन किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। 50 न्यूटन इधर लग रहा है, 68 न्यूटन इधर लग रहा है। अब सुनो ध्यान से, क्या इधर 68 न्यूटन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन है मेरे भाई, क्योंकि ये फ्रिक्शन है। और अगर म्यू एस की वैल्यू, अच्छा यही सबसे ज्यादा हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसी की वैल्यू, इसका मतलब अगर इधर, अच्छा ये बताओ, अब एक छोटा सा आपका माइंड चेक करेंगे। ये बताओ, अगर इधर 50 न्यूटन लग रहा है और इधर इसकी वैल्यू आ रही है 68 न्यूटन, तो इधर कितना फोर्स लग रहा होगा? 68? नहीं मेरे भाई नहीं। आप तो कहोगे तो इधर मूव करने लगी बॉडी, नहीं नेबर। अगर इधर 50 लग रहा है तो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, एक कविता पढ़ी थी हम लोगों ने। हाँ, तो इधर भी कितना लग रहा होगा? 50। इट मींस बॉडी हैव नो मोशन, बॉडी हैव नो एक्सीलरेशन एट ऑल। ओके, हाँ, नो एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी सीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास 0 एक्सेलरेशन होगा। तो फाइनली मेरे ख्याल से लगभग, अब ऐसा तो नहीं कहेंगे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, लेकिन इंक्लाइन प्लेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, उसके ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं, और इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस टैकल कैसे, हैंडल कैसे किए जाते हैं, वो सारी बातों को हम लोगों ने देखा। तो ठीक है डियर, अब बात आती है कि ढेर सारे क्वेश्चंस की, लेकिन अब इस सीरीज को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई है ना वीडियो बहुत बड़ी होती है तो बच्चों का मन नहीं लगता है। तो इसलिए 1 घंटा 100 घंटा का वीडियो हो चुका है। अब हम वीडियो को यहीं पे करते हैं, बिल्कुल यहीं पे इसको हम जो है बंद करते हैं। और अब हम आपसे आशा यही करेंगे कि आप जहां कहीं भी है, यस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन जबरदस्त फाड़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए यार, क्योंकि अब नए वाले लेक्चर में मिलने वाले हैं कुछ इसी इंक्लाइन प्लेन को लेके, और फ्रिक्शन के इंक्लाइन प्लेन को लेकर, और जबरदस्त उस पर PYQs होंगे, उस पर JEE मेन के क्वेश्चन होंगे, उस पर नीट के क्वेश्चन होंगे, और हम जबरदस्त धुआं करेंगे सारे क्वेश्चंस को। चलो ठीक है डियर, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।